यस, सॉरी। अभी देखो, अच्छा, अभी देखो क्या है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बताओ तो। सीएसआर एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ तो हमको। व्हाट इज सीएसआर एक्सपेंडिचर? समाज का भलाई। देखो, समाज का भलाई कहीं दिखता है सीएसआर हुआ है? कहीं दिखा है कहीं सीएसआर होता है? एनीवेयर यू हैव सीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कुछ मिला है हम लोग को आज तक? समाज का भलाई, बच्चा लोग को क्या भलाई चाहिए? हम लोग का एग्ज़ाम कोई और दे तो हम लोग पास हो जाए, दे विल बी सीएसआर फॉर अस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं देखा है हमको? हम आई हैव नॉट सीन इट टिल नाउ। आई हैव नॉट सीन टिल इट नाउ। ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो, बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, भलाई का काम करता है, जैसे कि अब 2 अक्टूबर को देखना झाड़ू लेके सब निकलेगा। क्यों? बिकॉज दे वांट टू बी सोशलाइज देमसेल्फ, दे वांट टू सोशलाइज देमसेल्फ। देख भाई, झाड़ू है तो उस दिन तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और क्या क्या चैट्स है, सब क्या हो जाएगा? हिट एंड ट्रोल हो जाएगा। मतलब उस दिन क्या होगा? क्रैश हो जाएगा सैटेलाइट। इतना सारा झाड़ू आ जाएगा उस दिन में। जितना जितना वर्ल्ड में झाड़ू का एक दिन में सेल नहीं होता, उस दिन वो 1 अक्टूबर को उतना सेल हो जाएगा। डस्ट स्पीकर का उतना सेल हो जाएगा। क्यों? सबको झाड़ू लेके फ़ोटो दिखाना है। यस, वी एस स्वच्छ भारत अभियान। और दूसरा दिन देखना उसी जगह है, मेरी बिल्ली मेरे को मैं आऊँ। ये कहावत सुना है? हाँ। अच्छा, दूसरा चीज़ हम तुमको बताता है, कंपनी को क्यों बोला कि तुमको 2% ऑफ नेट प्रॉफिट 3 साल के लिए करना पड़ेगा? तुमको पता है इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, पहला चीज़ देखो, अगर कंपनी सीएसआर रिस्पॉन्स का काम करता है, एक इनकम टैक्स में एक सेक्शन है एटीजी, ठीक है? एटीजी, नो एटीजी नहीं, वो है ना, 100% डिडक्शन क्लेम करते हैं हम लोग, एटी डबल जी। 80 डबल जी, जी 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 जी, एक सेक्शन है हम लोगों का। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है। भाई, 100 करोड़ रुपया कमा लिया तो 100 रुपये, 100 करोड़ माफ़। तो उस चीज़ के लिए भी आदमी को लालच होता है। अब तुम 3 साल में 6 करोड़ रुपया कमाए, और 6 करोड़ का 2% कितना होता है बताओ तो? 6 करोड़ नहीं, मान लो तुम 3 साल में 10 लाख रुपए कमाया, तो 10 लाख में 2 लाख रुपए तुम खर्चा कर दिया। 2 लाख रुपए तुम अपने प्रॉफिट पॉकेट में से दे दिया। मतलब एक समुंदर में से एक मोती अगर तुम दे दिया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या अपनी तुम्हारा कमाई में? अगर अपना अंबानी करोड़ों रुपए कमा रहा है और उसमें से एक मोती अगर दान कर दिया सीएसआर, जैसे केदारनाथ में वो 5 करोड़ का रुपया दान दिया था, केदारनाथ में वो 5 करोड़ रुपया दान दे गया, वो सीएसआर था एक्चुअल में। क्यों? उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए। तो वो 5 करोड़ रुपया वो 5 5 मिनट में कमा लेगा। मतलब 1 लाख रुपया, 1 लाख का जियो सब्सक्राइबर बढ़ गया तो 5 करोड़ रुपया बन गया उसका, है कि नहीं? तो सी एस आर बेनिफिट्स में तुमको क्या देखना होता है? सी एस आर बेनिफिट्स में ये देखना होता है, हाउ मच अमाउंट यू हैव स्पेंट, हाउ मच अमाउंट यू हैव अनस्पेंट, व्हाट इज़ योर प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू हैव स्पेंट। मतलब कुछ क्वेश्चंस होता है जो ऑडिटर को चेक करना होता है। परसेंटेज मेंटेन किया है कि नहीं, वो 2% वाला। और 3 साल के अंदर में तुम उसको खर्चा किया, अगर नहीं खर्चा किया तो तुम उसको अनस्पेंड अकाउंट में क्यों नहीं डाला, वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। अनस्पेंड अकाउंट बनता है शायद ना। अनस्पेंड अकाउंट मतलब क्या? अनस्पेंड का मतलब खर्चा नहीं किया, जैसे वो डिविडेंड में बताया था ना हम, एक जैसे कि डिविडेंड में बताया था ना, एक अनपेड अकाउंट बनता है जिसमें डिविडेंड शेयर होल्डर का जो पैसा होता है वो उसमें पड़ा रहता है, और 7 साल के अंदर तुम नहीं लेगा तो वो डिविडेंड कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा? आईईपीएफ में ट्रांसफ़र कर देगा, जो रूल 11 में था, जो रूल 11 में था, वो चीज़ है उसमें। और क्या क्या है? क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क। क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क का मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क का मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क का मतलब, अगर कोई ऐसा नेगेटिव ओपिनियन है, हाँ, अगर कोई ऐसा नेगेटिव ओपिनियन है जो ऑडिटर को लगा मैंने दिया, तो विद रीजंस उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कौन से मैटर पे तूने रिपोर्टिंग किया है। ठीक है?
कोई डाउट? हमारे बच्चे इतने होशियार हैं, एक ही बार समझ जाते हैं, वाह। एग्ज़ाम में पता चलता है फिर। यस, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है क्या? हेलो? यस सर। है, बोलो क्या डाउट है? यस। अच्छा, अभी देखो, अभी नेक्स्ट पार्ट आता है ओपिनियन का बारे में, ठीक है? अच्छा, आई थिंक आई रिमेंबर वन इंग्लिश इन क्लास 12, इन इंग्लिश में एक चैप्टर था ना हम लोगों का, पोर्ट्रेट ऑफ एन लेडी। इंग्लिश में शायद चैप्टर 1 था, या चैप्टर 1 ऐसे ही कुछ था, पोर्ट्रेट ऑफ एन लेडी। उस पर ओपिनियंस के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ था, ठीक है? तो वो ओपिनियन अलग था, इंग्लिश वाला ओपिनियन अलग था, ये ओपिनियन अलग है। ओपिनियन का मतलब होता क्या है बताओ तो? राय। राय मतलब, ये तो टाइटल होता है, सरनेम होता है तो। पॉइंट ऑफ व्यू, यस। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंस्टाग्राम वाला पॉइंट ऑफ व्यू, यस, पीओवी। तो वो पीओवी ऑडिटर, ऑडिटर अपना ओपिनियन थोड़ी ना कोई सोशलाइज पे डालेगा। पीओवी मीन्स आई थिंक दैट दिस इज। ऑडिटर थोड़ी ना कोई इंस्टाग्राम पे अपना ओपिनियन डालेगा भाई, है? अगर ऑडिटर डाल दिया अपना पीओवी इंस्टाग्राम पे तो क्या होगा? बेचारा ऑडिटर सेंट्रल जेल में पहुंचेगा, ठीक है? एक्चुअली पता है तुम लोगों को, हम लोग अपना प्रोफेशन में हम लोगों के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस है। वी कांट सोशलाइज आवर सेल्फ, इट विल बी ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, हम लोग अपना सर्विसेज का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। हम लोग ये नहीं बोल सकता कि मेरे को इतना फ़ीस मिला ना, हम किसी चीज़ ये नहीं कर सकता कि फ़ीस हम शेयर कर सकता है ना, हम अपना रिलेटिव के साथ कोई फ़ीस शेयर नहीं कर सकता। हम लोग के ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है, समझ में आया? हम लोग को हर बात इंस्टीट्यूट को बताना पड़ता है। दिस आर कॉल्ड एथिक्स, ये एथिक्स का पार्ट है। अभी नॉर्मल इंसान का एथिक्स तो दुनिया सारा है, कोई फॉलो करता है क्या? नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता एथिक्स। तो वैसे ही हम लोग के ऊपर भी एथिक्स है जो हम लोग को फॉलो करना होता है, समझा? अभी ओपिनियन अगर दे तो ओपिनियन तुमको क्या चीज़ का ओपिनियन देना चाहिए? अभी मान लो हम ओपिनियन का एग्जांपल देते हैं, तुम लोग हंसना मत। अभी आज के टाइम पे और पुराने टाइम पे अगर हम बात बताएं, मान लो तुम लोग दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो जो समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा? समझदार आदमी जो होगा वो क्या करेगा? अरे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग फालतू में, क्या बात है बताओ? वो पहले बात सुनेगा, दोनों का बात सुनेगा, और फिर दोनों का बात सुनने के बाद में फिर वो क्या करेगा? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस तरीके से काम करो। दोनों एग्री हो गया, ठीक है भाई ठीक है, यारी दोस्ती हग कर लिया, काम खत्म। अगर आज के टाइम पे ऐसा कुछ सीन बनता है क्या? आज के टाइम पे क्या होगा? तुम लोग दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा आदमी आएगा, ए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो क्या हुआ का चक्कर में उसको भी टारगेट कर लेगा। अच्छा, वो जो छुड़ाने के चक्कर में जो बेचारा अच्छा आदमी आएगा, धुलाई उसका हो जाएगा, धुलाई उसका हो जाएगा। वो बेचारा दोनों को समझाने गया था। एक तो बात कि आजकल कोई लफड़ा में किसी का गिरता नहीं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है, जो जाता भी है बेचारा हिम्मत करके, अरे भाई तुम लोग, मार वो भी खा लेता है, वो भी मार खा लेता है, मुंह उसका भी फूल जाता है मार खा खा के। तो आज के टाइम पे क्या है, झगड़ा कर रहा है करो, तुम कहीं भी देख ना झगड़ा हो रहा है, अच्छा झगड़ा हो रहा है, सीधा चल दे बनो। गांधी जी वाला काम मत करो, क्योंकि अगर गांधी जी वाला काम करेगा तो नाथुराम गुट से बनना पड़ेगा फिर। तो क्या होता है देखो, हम तुमको बताता है कि ओपिनियन वहीं दो जहाँ ज़रूरत है, समझ में आया? ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है इंसान का। ओपिनियन वहीं देना चाहिए जहाँ हम लोग को दरकार है। अभी जहाँ हम लोगों का ओपिनियन ओपिनियन नहीं होना, हमको जब हम लोग से कोई बोलता तक नहीं तो हम लोग क्यों ओपिनियन देगा? एक होता है ना इंसान जो किसी से बात नहीं करता, जो बोलता नहीं है, फिर भी हम लोग उसके मुंह में जाके कहता है, वो हमसे बात नहीं करना चाहिए, क्यों वैल्यू देगा भाई, क्यों अपना डिसरिस्पेक्ट करेगा? होता है ना ऐसा कि भाई जान पहचान एक आदमी है, मान लो फैमिलीज में ही हम लोग का कोई रिश्तेदार है, हम लोग को बोलना, हम लोग जानता है, पर वो हम लोग से बात नहीं करते, फिर भी और अंकल ने ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती हम लोग उसको वो इरिटेट करता है, तो हम लोग क्या है, बात नहीं कर, 100 बार बात मत करो। वो अपने घर पे, हम अपने घर पे,
तो ओपिनियन वहाँ दो जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत है वो ठीक है। अगर ओपिनियन दे दिया जहाँ पे तुम लोग का ज़्यादा कुछ ओपिनियन, और ज़्यादा ओपिनियन देना भी ठीक नहीं है यार। अभी ओपिनियन का एग्जांपल तो हम लोग के घर पे भी बहुत है। हम लोग के घर पे मम्मी खाना बना रहा होगा, कुछ कम हो गया, मम्मी एक काम करता ना, आप इसमें ये डाल देता ना, कसम से बोलता है, ये पराठा अगर बर्गर बन जाता ना, भगवान कसम टेस्ट आ जाता। तुम खुद बना लो, तुम खुद बना लो। मम्मी क्या बोलेगा, तुम खुद बना लो। और ज़्यादा ओपिनियन देना है तो अपना वाइफ को दे दो। बेस्ट एग्जांपल ओपिनियन ऑडिटर का जैसे ही है। दूसरा दिन अगर बाहर नहीं मिला तो ओके, ठीक है। तो ऑडिट के हिसाब से ओपिनियन कितने टाइप्स का होता है? 3, ठीक है। कौन सा? अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन मतलब वो ओपिनियन जहाँ पे ऑडिटर कोई ओपिनियन ही नहीं देता, बोलता है कि भाई सब बढ़िया है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बीन प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट, मतलब कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, सब फिट एंड फाइन, 100% ओके। वो क्या होता है? अनमोडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बीन प्रिपेयर्ड, व्हाट, देयर इज सम एरर्स, देयर इज सम मिसस्टेटमेंट्स। मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होता है कि जहाँ पे ऑडिटर ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जनरल प्रिंसिपल्स भी फॉलो किया आपने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किया आपने, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो किया आपने, सब फिट एंड फाइन है, 100% ओके, कोई चेंज नहीं हुआ है, सब ठीक है, आई एग्री। लेकिन अनमोडिफाइड मतलब कुछ ऐसा चेंज हो गया जो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। हम मेन चीज़ बताना भूल गए, ट्रू एंड फेयर नहीं है। अगर ट्रू एंड फेयर है अनमोडिफाइड ओपिनियन है, अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, अनमोडिफाइड ओपिनियन समझ में आ गया। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन का क्या है कि ऐसे 700 होता है जो हम लोग को ओपिनियन फॉर्म करना होता है, और ओपिनियन फॉर्म करने के बाद हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करता है, और वो कंक्लूजन हम लोग किसके फॉर्म पे बनाता है? ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म पे बनाता है, ऐसे 700, ठीक है, ओके। आज देखो कितने टाइप्स ऑफ ओपिनियन है। नंबर 1 इज क्वालिफाइड ओपिनियन। An auditor qualified his opinion when the auditor have obtained sufficient appropriate audit evidences, concluded that misstatement, either individual or aggregate, are material but not pervasive. Pervasive का मतलब क्या है? Not highly significant. और क्या है? The auditor is unable to obtain the audit evidences and he concludes that the effect of undetected misstatement can be material but not pervasive. देखो, क्वालिफाइड ओपिनियन वो होता है कि पहला चीज़ कि मेरे पास में मटेरियल एविडेंस है, लेकिन मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इफेक्ट है वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, मेरे पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनडिटेक्टेड है, मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट मतलब वो ठीक है पर परवेसिव, पर भी वही सिग्निफिकेंट नहीं है। एक तरफ ये बात रखो, ऑडिट एविडेंस है, एक तरफ ऑडिट एविडेंस नहीं है। अगर ऑडिट एविडेंस नहीं है तो वो मटीरियल होगा लेकिन परवेसिव नहीं होगा। ऑडिट एविडेंस है और वो मिस स्टेटमेंट होगा लेकिन परवेसिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन मतलब क्या? एडवर्स ओपिनियन का क्या एग्जांपल? एडवर्स ओपिनियन हमेशा जो होता है ना वो रेयर फॉर्म पे दिया जाता है, रेयरली दिया जाता है, देना होता है लेकिन वो हम लोग देता है। कोई कोई मैटर्स ऐसा है कि अगर सिद्धांतवादी ऑडिटर होगा तो एडवर्स ओपिनियन बहुत होगा। कल सीए इंटरमीडिएट का पेपर था, कल या परसों, एमसीक्यू एडवांस अकाउंट्स का पेपर था शायद पहला। आई थिंक पेपर केम टफ, लिटिल बिट टफ, मतलब जो पढ़ा था उसके लिए ठीक था, जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए लिटिल बिट टफ आया था। तो अपना बच्चा लोग क्या बोल रहा है? इट वॉज एन एडवर्स पेपर। भाई एडवर्स पेपर मतलब इट वॉज टू टफ। कोई टफ नहीं था पेपर, हम देखा इट वॉज टू ईजी। पढ़ा लिखा पेपर अगर कोई पढ़ के जाएगा तो इजीली ही कैन पास, ऐसा कुछ नहीं था। कि बोला कि वो एडवर्स था। वन क्वेश्चन केम फ्रॉम अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज बट टू टफ। हम बोला यस। वो बोला कि सर भैया इसमें एडवर्स ओपिनियन दे रहा है। बोले भाई ऑडिटिंग मत छापो इसमें, अकाउंट्स के पेपर में ऑडिटिंग मत छापो। उसने बोला एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला देखो, एन ऑडिटर, एडवर्स ओपिनियन कब होता है कि एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर विथ सफिशिएंट appropriate audit evidences concludes that either misstatement, either individual or aggregate, are material and pervasive.
मटीरियल एंड परवेसिव मतलब क्या, दोनों है, दोनों है कि मिस स्टेटमेंट भी है, ऑडिट एविडेंस भी है, मिस स्टेटमेंट भी नहीं है, ऑडिट एविडेंस भी नहीं है, दोनों का दोनों चीज़ क्या है, मटीरियल एंड परवेसिव। और क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या है, मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है। तो डिस्क्लेमर क्या होगा, डिस्क्लेमर क्या होगा, the audit shall disclaim an opinion when the auditor is unable to obtain the sufficient appropriate evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effect on the financial statement of undetected misstatement could be material and pervasive. So the auditor shall disclaim an opinion when in extremely rare circumstances. ये भी रेयर सर्कमस्टेंसेस का एग्जाम्पल है, रेयरली दिया जाता है, रेयरली दिया जाता है। जैसे कि घर पे पापा से धुलाई रेयरली मिलता है, कब मिलता है, इफ़ यू हैव डन एंड कांड। अभी तो नहीं मिलता, चलो अभी तो नहीं मिलता, लेकिन छोटे में तो मिलता था, कभी मम्मी देता है तो कभी पापा देता है। वो क्या है, पापा आपने मेरे साथ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किया है, मतलब रेयरली मारा है, ऐसा ये बात याद रखो। डिस्क्लेमर का मतलब क्या है, रेयर सर्कमस्टेंसेस पे ओपिनियन देना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में तुम्हारा डिसाइड, ये जो चार्ट है देखो, एक नीचे एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 595 पे, कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन है, कौन सा एडवर्स ओपिनियन है। ये तुमको क्या करना है, ये तुमको गो थ्रू करना, ये समरी है इसका, ये समरी है, जस्ट एक रीड करना है इसका, ठीक है, जस्ट एक रीड करना। और फिर ये एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ ये दिया हुआ है, और अदर मैटर पैराग्राफ। एम्फसाइज और मैटर पैराग्राफ का मतलब शॉर्टली हम समझा देता है। एम्फसाइज का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा मैटर जो है, कोई भी एक ऐसा मैटर जो है जो इम्पोर्टेंट लगता है, तो हम लोग क्या करता है, ऑडिट का रिपोर्ट में सेक्शन होता है कि हम लोग उस पर वो मैटर डाल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फसाइज और मैटर पैराग्राफ, जो सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद देखो नेक्स्ट कंक्लूड देखो, उसके बाद अदर मैटर पैराग्राफ का एक रीडिंग लो तो। ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, वही एडिशनल मैटर्स तुमको इसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। कौन सा मैटर्स, एडिशनल मैटर्स, विद व्हाट, की ऑडिट मैटर्स भी इसमें डिस्क्लोज करना होगा। एक था ना इसमें बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद की ऑडिट मैटर्स आता था। की ऑडिट मैटर्स क्या होता था, वो मैटर्स विच आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एंड विच द ऑडिटर थिंक्स दैट वी नीड टू बी डिस्क्लोज टू द मैनेजमेंट और TCWG। तो जो एम्फसाइज ऑफ द मैटर पैराग्राफ जो है वो भी, और ये जो अदर मैटर पैराग्राफ है एक जैसा ही है। कैसा है देखो कि if the auditor has formed an opinion on the financial statement, consider it necessary to communicate the matter other than those that are presented in the financial statement as per the auditor judgment is relevant to the user's understanding of the audit. The auditor responsibility, the auditor shall include an other matter paragraph in the audit provided this is not prohibited by the law and regulation। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ने प्रोहिबिट नहीं किया है, मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। ऐसा तुम मैटर डिस्क्लोज कर दिया फिर तुमको महंगा पड़ गया वो पंगा, वो ऐसा नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट नहीं जाना। और क्या बोला, अगर 701 अप्लाइज द मैटर हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड एज द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और लास्ट लाइन क्या लिखा है, when the auditor includes an other matter paragraph the audit report the auditor shall include the matter within a separate section in the other matter। और इस एक MCQ पूछा जा सकता है इसमें, अगर कोई ऐसा मैटर हम लोग डिस्क्लोज किया तो वो कौन सा उसमें आएगा, कौन सा पैराग्राफ में आएगा, इट विल बी डिस्क्लोज व्हाट, इट विल बी डिस्क्लोज्ड विथ सेपरेट सेक्शन। इसमें MCQ आया हुआ है ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी तुमको बोल देगा कि ये मैटर था, ऑडिटर को बताओ कि कौन सा मैटर सेक्शन पे जाना, तो सेपरेट सेक्शन पे डिस्क्लोज कर देना है। जो अदर मैटर पैराग्राफ्स होता है वो सेपरेट सेक्शंस में डिस्क्लोज कर देना है, इससे MCQ क्वेश्चन बनता है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है इसमें। हाँ, एक और क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ओपिनियंस देना। ओपिनियंस देना कि कौन सा ओपिनियन तुमको देना है, क्वालिफाइड देना है, एडवर्स देना है या डिस्क्लेमर देना है। ठीक है, ये तुमको बन सकता है। ओके, NFRA, audit of different entities. Oh my god, so less chapters left. एक ये पार्ट है देखो, IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये क्या पंगा है बताओ तो, क्या पंगा है ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, क्या होता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है, देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, चोरी चकारी कम करो, चोर कम बनो। इसका सीधा मतलब है चोरी बिल्कुल भी मत करो। अगर चोरी नहीं करोगे तो ठीक है, अगर चोरी करोगे तो फंसो। ये तुमको ऐसा याद रखना है कि चोरी चकारी। अब किस टाइप का चोरी चकारी, किस टाइप का चोरी चकारी होता है? वो डकैती और लूट मार वाला चोरी चकारी नहीं, जहाँ पे वो हीरो आता है फिर मार के ले जाता है, वो वाला चोरी चकारी नहीं। इसमें चोरी चकारी दूसरा चीज़ का होता है। कंपनीज में ना, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, आदमी चोरी कब करता है? किसी को है इंटेंशन, किसी को अच्छा लगता है चोरी करना? हाँ, किसी को अच्छा लगता है चोरी करना? तो चोरी क्यों करता है आदमी? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, क्यों करता है चोरी? मान लो तुम लोग यूपीएससी में बैठा, तुम लोग एक सवाल पूछ रहे, आदमी चोरी क्यों करता है बताओ, क्या जवाब देगा? तुम लोग ये बोलेगा नहीं आदमी को चोरी नहीं करना चाहिए, मजबूरी होता है। तो तुम लोग ये बोलेगा नहीं आदमी का कुछ मजबूरी होगा तो चोरी किया होगा। ये तो कोई जेन्युइन आंसर नहीं है। आदमी चोरी क्यों करता है बताओ? कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हम चोरी करें, लेकिन जो सिचुएशन होता है, इट कंपल्स देम टू मेक हिम ए चोर। सिचुएशन कैन मेक, यस, सिचुएशन ही बनाता है। क्यों भाई? इसका रोट है स्टोमक, भूख, भूख की चोरी करवाता है। अगर आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो चोरी तो करेगा। तुम लोग को पता है अभी यूपी में एक पियोन का वैकेंसी निकला था, पियोन के लिए पोस्ट निकला था अभी, स्वीपर पियोन। यू नो हु हैड अप्लाइड इन दैट पोस्ट? बीटेक क्वालिफाइड इंजीनियर्स, पीएचडी होल्डर्स, आईआईटी स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट हुआ है, उस पोस्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है। रिक्वायरमेंट क्या था? क्लास 10 पास। 15 लाख स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट। यू कैन सी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता है कौन सा स्टेट में है? सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है इंडिया में? कौन से स्टेट में है सबसे ज़्यादा? हरियाणा में तो 8% का रेट है। डोंट सी दैट साइबर हब गुड़गांव एंड बहादुरगढ़, उसके उसमें मत जाओ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इंडिया में? हुँ? आज के टाइम में किसी को जॉब मिल गया वही बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम पे पैसा, आज के टाइम पे अर्निंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंसान को लगता है इजीली तरीक़ा से पैसा कमा लेगा, ये गलत है। आदमी का आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तरीका नहीं है। यूट्यूब कंटेंट यूज, कौन सा है? कंटेंट क्रिएटर्स, हज़ारों कंटेंट क्रिएटर्स है आज का टाइम में। आदमी सोते हुए उठेगा, दिखाएगा, खाएगा पिएगा, एग्ज़ाम दिया, वो दिया, ये दिया, फिर आदमी बोर नहीं हो जाएगा? हम एक कंटेंट क्रिएटर का एग्जांपल ले रहा है जैसे यूट्यूब से, कि आदमी क्या करता है, वीडियोस बनाता है। रील्स देखो, रील्स पे आदमी देखो दुनिया भर का वीडियोस बनाता है। एक अभी वो हनुमान चालीसा का वो चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है, आदमी बस ट्रेंड में पागल है। ये आदमी पैसा कमाने का कंटेंट क्रिएशन निकालता है। यूट्यूब्स में कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि 80% कंटेंट क्रिएशन अच्छा भी है, अगर हम लोग को पता हो तो।
वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब एक जरिया बना दिया पैसा कमाने का, तो आदमी लोग बना रहे हैं, जगह जगह यूट्यूब पर ब्लॉगर्स मोबाइल लेके घूम रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे आई वर्स इन डिब्रूगढ़, सो वन एक चैनल कोई बनाने वाला था, कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे कोई चैनल वाला था वीडियो पे ब्लॉग बना रहा है, मेरे पीछे ही बैठा था, तो हम उसका नोटंकी सुन रहा था। हम उसको चैनल पर सर्च किया, बोला अच्छा ये बात है, बना रहा है कि आज वाज वेट सुबह मॉर्निंग 6 AM एंड इज हेक्टिक शेड्यूल, ये वो मतलब बता ही जा रहा है, बके जा रहा है, अकेला अकेला बक रहा है। तो हम उसको पूछा, भाई साहब हम तो आपका एक सब्सक्राइबर है। ओ माय फैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा है। हमको क्या पता कौन सा सब्सक्राइबर को कौन सा देखेगा सब्सक्राइबर। तो हम उसको देखा रहे, भाई आप कंटेंट क्रिएटर अच्छा करता है, यस भाई हमको महीने का 60,000 मिलता है। वो खुद बोलते हैं आई टेक्स अर्न 60,000 फ्रॉम दिस चैनल। क्यों भाई, कुछ मेरे पास कंटेंट ही नहीं मिलता, तो चलो 2 दिन में हम जो कर रहे हैं वही 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 बताए आदमी को। हम बोला भाई टैलेंट, वो बताने का भी एक टैलेंट होता है, कंटेंट क्रिएट करना भी टैलेंट। हर दिन का कंटेंट क्रिएट कोई नहीं कर सकता, हर दिन का अलग अलग कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि जो व्यूवर्स होता है वो लोग को कुछ नया चीज़ चाहिए, नया मसाला चाहिए। अगर तुम वो एक ही चीज़ को रिपीट करते करते बोलेगा तो पागल हो जाएगा, मतलब हटा हुआ इसका। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूट्यूबर सब्सक्राइबर किसका है आज के टाइम पे? रोनाल्डो। एक दिन में जो 10-10 20-20 साल में नहीं कमाया, रोनाल्डो नाम ले गया। उसको यूट्यूब चैनल खोलने का देरी था, कितना सब्सक्राइबर बना उसका? आई थिंक मोर देन मिलियंस। हाँ हाँ, शोहरत ऐसा कमाओ कि बस दुनिया तेरे नीचे आए। ये बहुत है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, आदमी लोग को पागल बनाने वाला, एक दिन में गोरा हो जाएगा। अच्छा भाई, एक ऐड आता था, किसका, ये जॉन एब्राहम भागता था वो, इमामी का, इमामी वो है क्या है, क्रीम क्या है वो जॉन अब्राहम ने लगा लिया, गोरा हो गया आदमी, लड़का लोग पागल, चलो भाई ये भी हम लोग लगाएगा। मतलब कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का आज के टाइम पे। तो आदमी ठीक है तरीका निकाल रहा है, लेकिन चोरी, देखो चोरी 2 तरीका से होता है। एक होता है स्ट्रेट चोरी, मतलब तेरे घर में घुसा, काम किया, वापस चला गया। और एक होता है इनडायरेक्ट चोरी। इनडायरेक्ट चोरी मतलब मेरे सेंस में पता है क्या, कि पहले तुम उस इंसान से अच्छे से दोस्ती करो। हाँ, पहले तुम उस इंसान से अच्छे से दोस्ती करो, दोस्ती करने के बाद फिर अपना असली रूप दिखाओ उसको। शॉक्ड, 440 की नहीं 11,000 वोल्ट, अरे भाई ये हमको ही लुट के चला गया। होता है कंपनीज में, होता है। देखो कंपनीज में क्या होता है, अब जैसे कि तुम लोग को रीइंबर्समेंट्स का बिल्स मिलता है ना, कंपनीज में रीइंबर्समेंट का बिल्स बनता है ना, कि भाई देखो ये बिल है, तुमको क्लेम करना है। अगर मोटा मोटा पैसा है उसमें 50-60 हज़ार का क्लेम है, तुम क्या करेगा, तुम वो क्लेम ही नहीं किया है, तुम कहीं गया भी नहीं है, मान लो कोई टूर वगैरह का तुमको कुछ मिला था, तुम वो क्लेम करा, तुम क्या करेगा, पूरा घूमेगा, होटल जाएगा, होटल में तुम लाख रुपया खर्चा करेगा वो 50,000 रुपया क्लेम करने के लिए कंपनी से। वो एक चोरी है, वो एक चोरी है। और पेटी थेफ्ट्स होता है ना, छोटा छोटा चोरी, हाँ पेपर है, अरे घर पे पेपर नहीं है, चलो न्यूज़पेपर मार दो, बुक है चलो बुक पर मार दो, ये है वो मार दो, ये सब चोरीज होता है। अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर देना, वो एक चोरी होता है। हाँ, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ मतलब तुम क्या करेगा, देखो आज का टाइम पे कंपिटिटर्स बहुत है, कंपिटिटर्स बहुत है, तो तुम्हारा जो सामने वाला कंपिटिटर है तुमको लालच देगा, भाई तुमको कितना देता है, चल तुम एक काम करो, तुम अपना कंपनी का सीक्रेट्स बताओ। सीक्रेट ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सीक्रेट ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट्स, उसको सीक्रेट प्रॉफिट्स बोला जाता है। तुम गलती से सब कुछ बता देता है, उसका भी रिपोर्टिंग होता है। तो तुम क्या किया, तुम कंपनी का अल्टीमेट प्रॉफिट बता दिया, भाई इस साल ये इतना प्रॉफिट कमाया, तो वो क्या होता है, वो भी एक फ्रॉड है। देखो फ्रॉड का कोई डेफिनेशन नहीं है, फ्रॉड का कोई डेफिनेशन नहीं है, फ्रॉड का डेफिनेशन हर सेक्टर में अलग अलग डेफिनेशन है। ऑडिट में फ्रॉड का मतलब क्या है, ऑडिट में फ्रॉड का मतलब होता है कि जहीं पे फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या है, झूठा, मैनिपुलेशन, छेड़छाड़, ऑल्ट्रेशन, बदलना,
ठीक है, टेम्परिंग करना, ये सब क्या है, फ्रॉड्स है। अच्छा, ज़्यादातर फ्रॉड्स क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है ज़्यादातर। अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स मतलब क्या चीज़ का, पैसे का। अभी तुम कंपनी में तुम है, जिस कंपनी में तुम है, एक्चुअल में ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है। तुम कंपनी में, जिस कंपनी में तुम है, अब कंपनी मान लो हर एम्प्लॉय को बोला तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दिन भर गधे की तरह खट रहा है, गधे की तरह मेहनत कर रहा है, जाओ तुम लोग एक वर्ल्ड टूर करके आओ, तुम लोगों को 1 साल का तनख्वाह हम एक ही बार दे रहा है। अगर ये एक इंटेंशन क्रिएट कर देगा कंपनी वाला, कंपनी का बॉस, चोरी होगा क्या, चोरी होगा क्या, नहीं होगा। एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा है सिर्फ काम 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 काम, मतलब तुमको पूरा इरिटेट करके तुम्हारा दिमाग पागल करते, दिमाग तुम्हारा ख़राब कर दिया, तो तुम उस कंपनी में काम करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं, एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं। ये इसको प्रिंसिपल्स बोला जाता है कुछ, इसको प्रिंसिपल्स बोला जाता है। तो इसमें भी अगर तुम अच्छे से काम नहीं किया, अच्छे से तुम मतलब कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट ही दे रहे, तुमको तुम भी वैसा ही हो गया है, क्या काम करो तुम अपने, हम बोला था ना पहले, यू हैव टू मेक ए बैलेंस इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ। बैलेंस बना के चलो, अगर बैलेंस नहीं बनाएगा तो फिर नहीं होगा। आदमी का बैलेंस चलता है उसी से, चोरी इसीलिए होता है। अब स्कैम्स हुआ हम लोग का कंट्री में दुनिया भर का, अभी रिसेंटली आई विल नॉट टेक द नेम, सिट द न्यूज़, एक बैठा है वहाँ पे लंदन, एक बैठा है सिंगापुर, फ्रॉड देखो, वेकेशंस बनाए जा रहा है, बीचेस में बैठ बैठ के बियर का चुस्की लिया जा रहा है, फ्रॉड्स। पब्लिक का ही पैसा है ना, हम लोग का ही पैसा है ना। हम लोग देखो, जो नॉर्मल आदमी है इतना मेहनत करके पैसा कमाता है, गवर्नमेंट को पे करता है, टैक्सेस पे करता है, हम लोग ईमानदारी से देते हैं ना। हम लोग का 3 करोड़ आदमी टैक्स देता है मुश्किल से, 200 करोड़ का आदमी, और 3 करोड़ में से कोई ना कोई हम लोग भी होगा, हम भी होगा, तुम भी होगा, कोई तो होगा ही। और वो पैसा के साथ कोई ऐसा करे, अपने पैसे के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा बताओ। हाँ, यस आई एम सेइंग, हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इजी है, डिमांड रख दो ना पेरेंट्स के सामने, हमको ये वाला चाहिए, कहीं ना कहीं तो बोलने का असर होता है ना बेटा। अब वो डिमांड फुलफिल ना करे तो फिर क्या होगा घर पे, पता नहीं कहाँ का बात कहाँ पहुँच जाएगा। ये हम लोग के घर का ही एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल फ्रॉम आवर होम ओनली। एक डिमांड कर दिया, पापा हमको ऐसा चीज़ दे दो कि बस मत बोलो आप, क्या चाहिए बेटा, हमको एक बाइक चाहिए, कौन सा, अरे हायाबुसा। बेटा कितने का आता है, ज़्यादा नहीं बाबा, बस 35 lakhs का आता है, जॉन अब्राहम के पास था, सोचा हम भी एक ले लेगा। तो पापा क्या बोलेगा, बेटा पापा एक काम कर, मेरा 35 लाख टुकड़ा करके बेच दे हम, मेरा छोटा भाई है, ही डिमांडेड वंस, पापा हायाबुसा चाहिए, अच्छा टुकड़ा कर दो हम। तो रीजनल डिमांड रखो ना तुम लोग, तो मुंह बनाएगा बनाओ, कोई छोटा मोटा चीज़ थोड़ी ना है यार ये, है छोटा मोटा अच्छा, एक होता है बिजनेस में फ्रॉड। बिजनेस में फ्रॉड मतलब मान लो तुम लोग 2 पार्टनर्स हैं, एक दूसरा पार्टनर जो है वो वीक है थोड़ा, मतलब फाइनेंशियली वीक है, पर तुम ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त है, जितना लेके आया चलो ठीक है। अच्छा, वो आ गया तुम्हारे पास, वो बोला कि भाई चलो हमको ना पैसे का ज़रूरत है, पर्सनल चीज़ के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो मान लो उसको पैसा दे देता है, ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है भाई ये पैसा हम बिजनेस में लगा देगा, तो एक उम्मीद है ना उसको कि भाई नहीं पैसा दिया है वो लगा देगा। मान लो वो पैसा नहीं लगाया, मान लो वो पैसा नहीं लगाया, वो पैसा फ्रॉड करके वो पैसा लेके भाग गया, वो क्या बनेगा, फ्रॉड बनेगा कि नहीं बताओ, वो फ्रॉड बनेगा ना। आदमी तो यही सोचा था ना कि वो पैसा मिलेगा तो चलो वी विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस, वी विल रन आवर बिजनेस, वो क्या किया, फ्रॉड किया। तो फ्रॉड का डेफिनेशन अगर बोलेगा, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मैकेनिक्स है। बहुत सारा तरीका है आजकल, आज के टाइम पे चोरी करने का बहुत सारा तरीका है। फेक बिल्स बना दो, फेक कस्टमर क्रिएट कर दो, अरे भाई ये इतना सारा कस्टमर्स कहाँ से आ गया। टैक्स चोरी होता है ना, जब टैक्स का हम लोग चोरी करते हैं,
जब हम लोग टैक्स का चोरी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेक कस्टमर्स बना देते हैं, ऐसा ऐसा नाम का कस्टमर बना देते हैं जो दुनिया में अभी तक आया नहीं है ना आने वाला है। समझ में आया ना, दुनिया में कभी आया है, आया भी होगा तो ऊपर चला गया, ना आया है ना आएगा, ऐसा ऐसा नाम का बिल्स बनाता है। क्यों? टैक्स चोरी करना है। भाई तुम इतना पैसा कमा लिया साल में, अगर तुम दो कुछ परसेंट नहीं दे पाएगा तो क्या है। देखो, ये जो फितरत है ना, ये ऊपर वाले की फितरत है, हम लोग का इसमें कोई गलती नहीं है। ये दिस ऑल व्हाट, ये है क्या, दिस ऑल व्हाट, करप्शंस, ये करप्शन है। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जो करप्टेड फ्री है, करप्ट फ्री है, बताओ। वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री भी है जो कि करप्शन से फ्री है, करप्शन है ही नहीं, दरवाज़ा खिड़की नहीं हुआ मैं, आदमी बिंदास ऐसे रहता है। पता है तुमको, वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री भी है, वर्ल्ड का सबसे खुशहाल कंट्री कौन सा है बताओ? है रसिया। वर्ल्ड का सबसे खुशहाल कंट्री पता है कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे खुशहाल, एकदम खुश, एकदम खुश। और हम लोग इंडिया का वाला कब आता है, जो हैप्पी इंडेक्स होता है ना, एक साल में आता है हैप्पी इंडेक्स का एक, हम लोग का पोजीशन तो बाप रे, हम लोग तो पाकिस्तान से भी नीचे है। मतलब पाकिस्तान में इतना गरीब है फिर भी वो इतना खुश है। हम लोग तो उससे भी नीचे है हैप्पी इंडेक्स। वी आर एटलीस्ट 171 पोजीशन है अपना हैप्पी इंडेक्स में, हम लोग इतना पीछे, खुश ही नहीं है आदमी से। पता नहीं क्या चीज़ का इतना हेडेक लेता है, पता नहीं क्या चीज़ का। तो आदमी 100 तरीका निकालता है चोरी करने का, और भी बहुत सारा तरीका है जो हमको पता नहीं है, आने वाला टाइम पे पता चलेगा क्या क्या तरीका है। ये सब बारे में तुमको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में आएगा। तो कंपनी में बस यही है कि अगर कोई चोरी किया है, कोई अनऑर्गेनाइज्ड अचीवमेंट किया है, छेड़छाड़ किया है अकाउंट्स के साथ, या कुछ किया है, टैक्स का चोरी किया है, उसको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, अब इसका रिपोर्टिंग किसको करना है? रिपोर्टिंग ये कब से आया था देखो, पेज नंबर 600 देखो। For the financial year starting from 1st April 2015, the report of the auditor will state about the existence of adequate internal control, financial controls and its operating effectiveness. ये एक internal control ही है, ये एक internal control ही है। क्या बोला है देखो, द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी में वॉलंटरीली इंक्लूड इन द स्टेटमेंट रेफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, मतलब 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी था कि कंपनी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा डेट से है, तो मैंडेटरी था 1 अप्रैल 2015। ठीक है, कि तुम्हारा आईएफसी लग गया। और क्या बोला है, द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इन द ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द प्रोसीडियर्स इन रिस्पेक्ट दैट आर कैरिड आउट विद एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई हाँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन ऑन व्हाट, आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है, और क्या बोला, globally auditor reporting and internal financial together is with the reporting on the financial statement respond relate to an internal control over the financial reporting. Accordingly, the term internal financial control is used in the guidance notes in the responsibility of reporting on such controls under section 143(3) of the act implies and due to the internal financial control over the financial reporting। देखो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, अंडरलाइन करो उसका डेफिनेशन, फर्स्ट पैराग्राफ में जाओ, 7.6.1 के नीचे देखो, एज पर सेक्शन 134(5) सबसेक्शन ई, उसमें लिखा हुआ है, उससे ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है ना उसका डेफिनेशन, वो उसको अंडरलाइन करो। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आई एम अंडरलाइन, वो उसको अंडरलाइन करो। क्या, टिल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तक। ठीक है, उसके बाद वो 1 अप्रैल 2015 वाला डेट अंडरलाइन करो। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में आओ, और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें देखो, एक कंपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड्स व्हाट, फर्स्ट पॉइंट देखो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रीजनेबल डिटेल एक्यूरेटली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस एंड डिपोजिशंस ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। पेज नंबर देखो 601, 3 पॉइंट्स है उसमें, उसके साइड में लिखो मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, ब्रैकेट में लिखो मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है,
सेकंड में देखो रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है वो कब बनाया है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो एज पर मटीरियल फ्रेमवर्क है, ट्रू एंड फेयर है, तो इसमें लिखो तुम लोग, it provides a reasonable assurance that the transactions are recorded to permit the preparation of financial statement as per generally accepted accounting principles, and receipts and the expenditure of the company are been made in accordance with the authorizations of management and directions of the company. इसका ब्रैकेट में लिखो ये ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड मटीरियल फ्रेमवर्क, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड मटीरियल फ्रेमवर्क। और लास्ट पॉइंट देखो क्या है, लास्ट पॉइंट देखो, प्रोवाइडिंग द रीजनेबल एश्योरेंस regarding the prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, disposition of company's asset that can have material effect on the financial statement. रीजनेबल एश्योरेंस देना कि अगर कंपनी में कोई डिस्पोजिशन हुए, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्विजिशन। अनऑथोराइज्ड एक्विजिशन मतलब क्या, बिना परमिशन के तुम कुछ एसेट खरीदा है, मतलब मैनेजमेंट से पूछे बिना तुम कोई एसेट खरीदा है, या उस एसेट को बेच दिया, या उस एसेट को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज कर देना मतलब क्या, रिटायर कर देना, रिटायर कर देना। उसके बारे में तुमको क्या होगा, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑडिटर। ये तीन चीज़ तुमको याद रखना है। पहला चीज़ क्या था, पहला चीज़ क्या था, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। नंबर 2, ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब मटेरियल एस्पेक्ट्स देखना है। और नंबर 3, क्या मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन तुमको मिला है, मतलब क्या क्या कोई ऑडिटर को ये लगता है कि अगर कोई भी ऐसा एसेट्स है जो मैनेजमेंट के बिना पूछे बिना तुमने उसको एक्वायर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, रिटायर कर दिया, उसके बारे में ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। ये तीन चीज़ इसमें याद रखना है, ठीक है। ओके, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें, एमसीक्यू में या थ्योरी में आ सकता है उसका डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अच्छा उसके बाद देखो क्या है, एनएफआरए। एनएफआरए क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये कब बना था, ये कब बना था, 1 अक्टूबर 2018, अंडरलाइन करो उसको, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018। अच्छा, इसमें 3 कमिटीज होता है, कौन सा, एक होता है कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी जो होता है वो होगा। दूसरा कौन होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी और इन्फोर्समेंट कमेटी। कौन सा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, ऑडिट कमेटी और इन्फोर्समेंट कमेटी। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कितना स्ट्रक्चर्स है, 3 स्ट्रक्चर्स है, दे आर 3 स्ट्रक्चर्स, विच वन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट कमेटी। अच्छा, फंक्शंस क्या क्या होगा इसका, फंक्शंस क्या है इसका, देखो कि रिकमेंड द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड द स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर द अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन देना, कोई भी एक ऐसा ऑडिट पॉलिसी हो या ऑडिट प्रिंसिपल हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नीड टू बी अप्रूव। पहले देखो रिकमेंडेशन को अंडरलाइन करो, क्या क्या फंक्शंस है उसका। उसके बाद क्या करना, मेंटेनिंग द कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, दूसरा फंक्शन सही है। तीसरा फंक्शन क्या है, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद द कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड सजेस्ट अ मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं लगता है कि यू नीड सम इम्प्रूवमेंट, यू हैव टू सजेस्ट सच, लाइक इंटरनल ऑडिट है ना, इंटरनल अगर ऑडिट है तो तुमको क्या करना है, तुमको बता देना है कि बस वी नीड सम इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, परफॉर्म अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज मे बी नेसेसरी फॉर द अफोर्टेड फंक्शन। 3 फंक्शन याद रखना, पहला क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। फिर दूसरा क्या है, अगर रिकमेंडेशन दो, रिकमेंडेशन मतलब क्या चीज़ का, अगर लगता है कि कोई ऐसा पॉलिसीज हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो, कुछ भी प्रैक्टिसेस हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव लेना है,
यू कैन रिकमेंड। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या फंक्शंस बताया था मैंने, इम्प्रूवमेंट्स। ये 3 फंक्शंस है इसका, ठीक है। इट कैन बी आस्क फॉर 3 मार्क्स, 3 फंक्शंस है इसका NFRA का। और एक कब बना था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। अभी देखो इसका रोल क्या है, अभी देखो इसका रोल क्या है, अब इसका रोल देखो क्या है। इट्स रिसीव्ड अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रपोजल ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इसका काम है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना। किसके कंसल्टेशन से बनाना, ICAI के कंसल्टेशन से बनाना, ठीक है। दूसरा क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए मतलब पहला पॉइंट। मतलब अगर कोई भी ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना है, कौन बनाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। किसके कंसल्टेशन से बनाएगा, NFRA के कंसल्टेशन से बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से बनाएगा। अगर कोई भी ऐसा और क्लैरिफिकेशन चाहिए वो किसके पास जाएगा, ICAI के पास जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है इसका। इसका रोल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NFRA। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला पॉइंट देखो क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग क्या क्या बोला है, रिव्यू द वर्किंग पेपर्स एंड कम्युनिकेशंस, इवैल्यूएट द सफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ ऑडिट। अगर तुमको कोई मॉनिटरिंग या इन्फोर्सिंग करना है तो सबसे पहले चीज़ तुमको क्या देखना है, वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करो। वर्किंग पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वर्किंग पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो वर्किंग पेपर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्या कोई, कर सकता है, कर सकता है, समझ में आया, छेड़छाड़ कर सकता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल देखो, मतलब SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल था ना, SQC1 वो। और उसके साथ साथ क्या है, परफॉर्म अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट। टेस्टिंग ऑफ ऑडिट मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये चीज़ तुम लोग को देखना है। और क्या देखना है, द ऑथोरिटी में रिक्वायर एन ऑडिटर और द गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड इंटरनल प्रोजेक्ट डिजाइन टू प्रमोट द ऑडिट क्वालिटी इन रेपुटेशन एंड रिड्यूस द रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फेलियर एंड में टेक एक्शन ऑन रिपोर्टिंग। मतलब इन शॉर्ट गवर्नेंस मैकेनिज्म। दूसरा जो पॉइंट बताया है वो गवर्नेंस मैकेनिज्म के बारे में, मतलब क्या, रिस्क को जितना हो सके फेल करो, ख़त्म करो, रिस्क को ख़त्म करो, गवर्नेंस फंक्शन, सीधा फायदा है गवर्नेंस फंक्शन। और उसके बाद क्या बोला, द ऑथोरिटी में सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द ऑडिटर फॉर सीकिंग एनी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या, पर फिजिकली भी वो बंदे को बुला सकता है, फिजिकली भी ऑडिटर उस बंदे को बुला सकता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा चाहिए जो ऑडिटर को लगता है तो फिजिकली भी बुला सकता है। ही इज जस्ट लाइक एन SUP प्रद्युमन, समझ में आया, वो SUP प्रद्युमन है। अब तुमको बोलेगा भाई ये लेके आ जा, तुम बोलेगा नहीं सर वो पेपर तो वहाँ है, लेके आ, कहीं भी है, पाताल में है, स्वर्ग में है, निकाल के ला, वो बोलेगा, तुमको लेके आना पड़ेगा। फिजिकली अपेयर होना है तो तुमको अपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ऑथोरिटी विल पब्लिश इज फाइंडिंग्स रिलेटिंग टू द नॉन कंप्लायंसेस ऑन द वेबसाइट एंड अदर मैनर एज इट कंसिडर्स नॉट अनलेस इट हैज़ अ रीजन नॉट टू डू इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब क्या, अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस होता है तो वो सीधा सा बात है वेबसाइट पे पब्लिश करेगा ही, कौन पब्लिश करेगा, गवर्नमेंट तो पब्लिश करेगा ही। देख रहे हैं ना MCA का पोर्टल पे देखना, फॉर एग्जांपल जिसका नाम कंपनी का काटा हुआ है सारा नाम देख लेना MCA पे, MCA का लिस्ट उसमें देख लेना, वेबसाइट पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिस कंपनी का नाम कटा हुआ है उसका फिर 2 नाम रिस्टोर कर देगा पेनल्टीज फाइन्स पे करने के बाद, ठीक है। और क्या बोला, ऑडिटर विल सेल नॉट पब्लिश प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सीधा सा बात है भाई, ऑथोरिटी कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं जो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी को वायलेट करे। जो प्राइवेसी को वायलेट मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं होगा। और क्या बोला है, they may send a separate report containing the proprietary or confidential information to the central government. Yes, I also know, ये पता है सबको। And when the authority finds that the reason to believe that any law, professional or other standard have violated by the auditor, it may decide to the course of investigation or enforcement by the concerned division। अगर ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ है या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं किया है, एक्शंस होगा। क्या एक्शंस होगा, तुम्हारे अगेंस्ट रेड पड़ेगा, सर्च होगा, सीज होगा, समझ में आया।
मतलब क्या, वो पुलिस वाला सीन क्रिएट होगा, पुलिस वाला सीन क्रिएट होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ तुमको देखना है। इस चैप्टर में कुछ था, इस चैप्टर में कुछ था, हाँ। पावर टू इन्वेस्टिगेट, जस्ट गो थ्रू द रीडिंग। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कौन से डिपार्टमेंट्स करेगा? एनएफआरए के अंडर का कौन सा डिपार्टमेंट जा सकता है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये जितना भी डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, जस्ट हैव एन रीडिंग। ओके, अभी और देखो, कोई डाउट है तो इसमें एनएफआरए में, इसका एक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, इसका एक क्वेश्चन लिख लो। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनएफआरए, लिखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनएफआरए regarding its functions, regarding number A, its functions, number B, role, एंड नंबर सी, मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग। इसका यही क्वेश्चंस बनता है। ओके, इसका यही क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, टिल देन, बाय बाय।